हेलो। आज की कम्युनिकेबल डिजीजेज क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम स्टडी करेंगे पर्टूसिस या कुकर खांसी या whooping कफ के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको लिंक मिलेगा इंग्लिश लेक्चर का, या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट करके इस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। पर्टूसिस क्या है? पर्टुसिस ब्रोडीटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला श्वसन तंत्र का एक रोग है। खांसी के दौरान जो ये पर्टुसिस की खांसी है उसमें एक विशेष साउंड उत्पन्न होती है, और उस साउंड के कारण इसे काली खांसी, कुकर खांसी या whooping कफ भी कहा जाता है। कॉजेटिव एजेंट क्या है पर्टुसिस का या काली खांसी का? एक बैक्टीरिया है जिसे हम ब्रोडीटेला पर्टुसिस कहते हैं। इसके कारण पर्टुसिस होता है। यह एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया वैसे मानव शरीर के बाहर बहुत कम समय तक जीवित रहता है, यानी इसका मेन होस्ट रहेगा ह्यूमन बॉडी। कैसे फैलता है? तो पर्टुसिस का जो संक्रमण का सोर्स है वो पर्टुसिस का एक रोगी है। पेशेंट से ये स्प्रेड होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और इंक्यूबेशन पीरियड है 7 से 14 दिन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्टुसिस रोग हो गया है। नॉर्मली ये चाइल्डहुड इलनेस है तो बच्चों में देखा जाता है। पर्टुसिस एक स्थानीय या लोकल इन्फेक्शन फैलाता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, और वहाँ स्वेलिंग और नेक्रोसिस भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या लक्षणों के आधार पर पर्टुसिस के 3 फेजेज होती हैं। पहली स्टेज होती है कैटरल स्टेज, सेकंड paroxysmal स्टेज और थर्ड कन्वल्सेंट स्टेज। सबसे पहले इनिशियल स्टेज में क्या होता है? कैटरल स्टेज होती है जो लगभग 10 दिन की होती है। इसमें कुछ सामान्य माइल्ड हल्के लक्षण आते हैं, जैसे आंखों से पानी आना या लैक्राइमेशन, छींके आना, कोराइजा मतलब जुकाम होना, एनोरेक्सिया भूख नहीं लगती, मेलेज हो जाती है मतलब जनरल एक वीकनेस होती है, और हल्की खांसी, सामान्य कोल्ड। ये जो लक्षण हैं ये कैटरल स्टेज में होते हैं। 10 एक दिन के बाद एडवांस स्टेज आ जाती है जिसमें प्रोक्सिस्मल स्टेज कहते हैं। यह स्टेज एकदम से उत्पन्न होती है और इसमें लगातार खांसी होती रहती है, और हर खांसी के बाद एक इंस्पिरेटली साउंड आती है जिसे हम हूप कहते हैं। और ये इसी कारण, इस आवाज के कारण ही इसे whooping कफ नाम दिया गया है या काली खांसी नाम दिया गया है। और ये इतनी ज्यादा होती है कि बच्चों में वो खांसते खांसते नीले पड़ जाते हैं, साइनोसिस हो जाता है बॉडी में। और या कई बार एपनिया भी हो जाता है। एपनिया मतलब सांस ना आना, रुकावट हो जाना। यह फेज जो है वो 2 से 4 हफ्ते तक रह सकती है। उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद सामान्य तौर पर 4 हफ्ते के बाद धीरे धीरे कन्वल्सेंट स्टेज में आ जाता है बच्चा, ठीक होने लगता है, रिकवरी शुरू हो जाती है, और खांसी के जो एपिसोड्स हैं वो कम हो जाते हैं। धीरे धीरे बच्चा ठीक हो जाता है। कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। 5 से 6% मामलों में कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो ज़्यादातर ये कॉम्प्लिकेशन 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में देखी जाती है। पर्टुसिस की कॉम्प्लिकेशंस में ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोन्यूमोनिया और ब्रोंकिक्टेसिस हो सकता है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे? तो सबसे पहले तो ये जो विशेष लक्षण है इसके whooping कफ वाले, उससे ये पता लग सकता है कि इसको whooping कफ है। फिर भी कंफर्म करने के लिए नेजल या फेरिंजियल जो स्वाब है उसको टेस्ट के लिए भेजेंगे, कल्चर कराएंगे। तो उसमें यदि ब्रोडीटेला बैक्टीरिया है तो इसका मतलब कंफर्म पर्टुसिस है। इसके बाद कंप्लीट ब्लड काउंट सिंपल टेस्ट कर सकते हैं इन्फेक्शन की उपस्थिति देखने के लिए। पर्टुसिस का जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकल मैनेजमेंट है, मेडिसिन के द्वारा ठीक हो सकता है। तो समय पर बच्चे को सही चिकित्सक के पास लेके जाएं, ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाएं अस्पताल, चाइल्ड हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास। और एंटीबायोटिक्स से ये ठीक हो जाता है। एंटीबायोटिक मुख्य रूप से जो यूज की जाती हैं पर्टुसिस के लिए वो एरिथ्रोमाइसिन,
एम्पिसिलिन, सेप्ट्रान और टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक हैं और इसमें जो इरिथ्रोमाइसिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। कंट्रोल और प्रिवेंशन, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। टीकाकरण जो है, पर्टुसिस का टीकाकरण करना एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, महत्वपूर्ण सिस्टम है जिसके द्वारा हम पर्टुसिस के स्प्रेड को रोक सकते हैं। और पर्टुसिस का जो टीका है वो डीपीटी के रूप में आता है या पेंटावेलेंट वैक्सीन के रूप में आता है। डीपीटी में ये 3 बीमारियों के साथ होता है और पेंटावेलेंट में 5 बीमारियां एक साथ होती है जो बच्चों में दी जाती है। और इंडिया में, भारत में यह जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें शामिल है, तो सब बच्चों को ये मिलता है अगर 100% इम्यूनाइजेशन हो तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि नियमित जो टीकाकरण है उसके बारे में स्वास्थ्य शिक्षा प्रॉपरली दें, सबको बताएं, तो भी ये बहुत सारी बीमारियों को रोकने में मदद करती है, इंक्लूडिंग पर्टुसिस। पर्टुसिस को भी रोकती है। तो नियमित टीकाकरण 100% हो, सब बच्चों का टीकाकरण हो, इसके बारे में स्वास्थ्य शिक्षा महत्वपूर्ण है। फिर आता है कि पर्टुसिस की नोटिफिकेशन, कि अगर पर्टुसिस पाया गया है तो तुरंत नोटिफिकेशन होता है हायर अथॉरिटी के पास, उसकी रिपोर्टिंग होती है और इससे भी तुरंत स्टेप्स उठाए जाते हैं इस बीमारी को स्प्रेड होने से रोकने के लिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद आ जाता है कि आइसोलेशन, रोगी को संक्रामक अवधि यानी इन्फेक्टिव पीरियड तक आइसोलेट किया जाए दूसरे बच्चों से, हेल्दी बच्चों से, तो भी हम इसको रोक सकते हैं। और यदि एपिडेमिक कहीं स्प्रेड हो रही है तो वहाँ कीमो प्रोफाइलैक्सिस दी जा सकती है जो हेल्थ वर्कर उसको रोकथाम में, इलाज में लगे हुए हैं उनके लिए। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं जहाँ से आपको नोटिफिकेशन नए लेक्चर्स का मिलता रहेगा, या फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।